तो कैसी हो मेरी प्यारी फैमिली। राधे राधे यारों, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके लिए जो स्टोरी लेकर आया हूं वह उन लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी है जो अक्सर रात को घूमने फिरने के लिए निकल जाते हैं। यह स्टोरी है 4 दोस्तों की जो कॉलेज के समय से ही साथ रहे हैं और कॉलेज और पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद वह चारों गुड़गांव के अंदर ही अलग अलग कंपनियों में जॉब करने लग जाते हैं। तो अक्सर उनका हमेशा ही घूमने फिरने का मूड बन जाया करता था और जब भी ऑफिस से इनको छुट्टी मिलती थी तो चारों आपस में घूमने के लिए निकल जाते थे। और सबसे अच्छी बात तो यह थी कि इन दोस्तों ने आपस में ही शादी कर ली थी और अपने अपने पार्टनर के साथ ही काफ़ी खुश थे। तो एक बार ऐसे ही उन्होंने बहुत लंबा घूमने का टूर बना लिया। और अक्सर आप जानते हैं कि जब नई जगह पर कोई घूमने के लिए जाता है तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि उस जगह की असली सच्चाई क्या है। और अगर वहाँ पर लोगों से उस जगह के बारे में कुछ निगेटिव चीज़ सुनते हैं तो उस पर यकीन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज के मॉडर्न में ज़माने के काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। तो जब भी उनके सामने भूत प्रेत वालों बातें आती है तो जब तक वह उन्हें अपनी आंखों से ना देख ले तब तक उन पर यकीन नहीं करते हैं। और ऐसा ही इन चारों दोस्तों के साथ भी हुआ। जब वह उस जगह पर आधी रात को निकलने का इन्होंने प्लान बनाया तो सब ने इनको मना किया कि भैया वह रास्ता बड़ा खराब है, आप ना ही जाएं तो बेहतर रहेगा। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ इस दुनिया में एक्सिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जो उनके साथ जो हुआ और जो उनके सामने आया उसे देखकर उनके पूरे रोंगटे खड़े हो गए। वैसे तो उनके साथ ये हादसा काफ़ी समय पहले हुआ था, बहुत साल हो चुके हैं इस हादसे को बीते हुए और अब तो ये अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इनमें ही एक दोस्त ने, जो अक्सर हमारे स्टोरी को सुनते रहते हैं, उन्होंने इस पूरे वाक़े को हमारे साथ शेयर किया है। बाद में मैंने उनके बाकी के 3 दोस्तों से भी बात की तो उन चारों ने जो स्टोरी मुझे बताई वह वाकई में काफ़ी डरा देने वाली थी। और मैं आज भी भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि इन चारों की जान सही सलामत बच पाई, क्योंकि जिस भयानक एंटिटी के कब्जे में ये आ गए थे वहाँ से अमूमन इंसान बाहर निकल नहीं पाता है। लेकिन इन चारों की हिम्मत की दांत देनी पड़ेगी जो उस एंटिटी को चकमा देकर और थोड़ी बहुत बाकी क्रियाओं की सहायता से यह वहाँ से सही सलामत बच कर के आ चुके और उनकी लाइफ से वह चीज़ हमेशा हमेशा के लिए अब दूर हो चुकी है और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो इन सभी दोस्तों का बहुत धन्यवाद जो इन्होंने अपनी आप बीती हमारे साथ शेयर की है। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं और जो भी नए साथी आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस हॉरर फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाइए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये स्टोरी है 4 दोस्तों की। दीपक, विराट, शिखा और आर्थू कॉलेज के समय के दोस्त थे। दीपक व रथु और विराट व शिखा ने आपस में शादी कर ली थी। इनकी शादी को अभी 4-5 महीने ही बीते थे। किस्मत से इन चारों की नौकरी गुड़गांव में ही अलग अलग कंपनी में लग गई थी, जिसके कारण ये लोग कॉलेज के बाद भी आज भी साथ थे। ये लोग कुछ महीनों में छुट्टी लेकर कहीं कहीं घूमने निकल पड़ते। इसके लिए वे लोग अपनी ही गाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। इस बार भी इन लोगों ने ऑफिस से छुट्टी ली और फिर निकल पड़े। उन लोगों ने मुंबई घूमते हुए गोवा जाने का प्लान बनाया। सब कुछ काफ़ी अच्छे से हो रहा था। मुंबई घूमने के बाद ये लोग गोवा के लिए निकल पड़े। इसके लिए उन्होंने काशेड़ी घाट का रास्ता चुना। शाम का समय था और गाड़ी में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। इसी दौरान वहाँ की शांति भंग करते हुए दीपक बोला, वैसे यार मुझे नहीं लगता कि हमें रात के समय ऐसे निकलना चाहिए था, सुबह निकलते तो सही रहता। ये सुनकर गाड़ी चलाता विराट बोला, अगर हम सुबह निकलते तो हमें 1 दिन का पैसा और देना पड़ता होटल में, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। इसलिए रात के समय ही निकलना सही है। कल सुबह तक हम गोवा पहुंच जाएंगे, फिर वहां चिल करेंगे। और वैसे भी ये पहली बार थोड़ा है जो हम ऐसे रात में सफ़र कर रहे हैं। ये सुनकर पीछे बैठी रथु बोली, हाँ ये पहली बार नहीं है, लेकिन ये जगह भी तो कुछ सही नहीं है। तुम्हें पता है ना कि ये काशेड़ी घाट वाला हाईवे है जो कि हांटेड है। ये सुनकर विराट हंसते हुए बोला, क्या मजाक करती हो यार तुम, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ के लोगों ने यह सब झूठी अफवाहें उड़ाई हैं
और कुछ नहीं। और डरने की बात नहीं है, हम इस रास्ते पर कहीं भी नहीं रुकेंगे। ये सुनकर उनमें से कोई कुछ ना बोला, लेकिन अब शिखा को थोड़ा डर लगने लगा था और वह मन ही मन सोच रही थी कि बस जल्दी जल्दी यहां से जैसे तैसे निकला जाए। कुछ आगे चलकर विराट ने एकदम से गाड़ी रोक दी। अब इससे पहले कि विराट कुछ कहता, सभी लोगों की नजर सामने की तरफ गई। उन सब ने पाया कि सफेद टोप और नीली जीन्स में एक लड़की उनके सामने खड़ी थी। उसे देखकर सब लोगों को काफी ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि वह लड़की देर रात इस सुनसान जगह पर पता नहीं कैसे आई। वह सारे इसी बारे में सोच रहे थे कि तभी वह लड़की विराट के पास वाली खिड़की पर आई। उस लड़की को देखकर विराट खिड़की का कांच नीचे करने ही वाला था कि तभी दीपक ने उसे रोका और कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? पता नहीं ये लड़की कौन है, अगर इसने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो? ये सुनकर विराट बोला, यहां आसपास फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा है और यह लड़की भी यहां पर अकेली है। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, हो सकता है कि इसे मदद की जरूरत हो। यह बोलकर उसने खिड़की का कांच नीचे कर दिया। तभी उस लड़की ने कहा, मुझे कुछ लोग लेकर जा रहे थे, मैं बड़ी मुश्किल से उनसे जान बचाकर भागी हूं। आप लोग मेरी मदद कर देते तो अच्छा रहता, मुझे बस आगे तक ही जाना है। शिखा को भी लगा कि हो ना हो यह लड़की मुसीबत की मारी है, इसलिए उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम यहां बैठ जाओ, वैसे भी हम आगे ही जा रहे हैं। इसके बाद वह लड़की पीछे बैठी शिखा और रथु के पास जाकर बैठ गई और फिर गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। कुछ आगे चलकर शिखा ने उस लड़की से कहा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करती हो? तब वह लड़की बोली, लोग मुझे बहुत अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन आप मुझे भानु बोल सकते हैं और मेरा काम लोगों को डराना है। मतलब मैं एक ऐसी जगह नौकरी करती हूं जहां पर मुझे भूत बंगले में लोगों को डराना पड़ता है। वैसे रात के समय इस रास्ते पर ना के बराबर ही लोग जाते हैं। इस जगह के बारे में बहुत सी अफवाहें फैली हुई हैं, क्या आप लोगों को उससे डर नहीं लगता? ये सुनकर विराट हंसते हुए बोला, मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई चीज नहीं होती, यह सिर्फ लोगों का फितूर है और कुछ नहीं। लोगों को डराकर इस रास्ते से अलग रखा जाता है और फिर ना जाने इस रास्ते पर कौन से ऐसे गैर कानूनी काम होते होंगे, लेकिन मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, मैं बस सीधा अपने रास्ते जा रहा हूं। तब भानु बोली, यह चीज सच में होती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि यह सिर्फ मन का वहम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह सुनकर दीपक बोला, आप इतने दावे के साथ ये कैसे बोल सकती है? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे कि आपका उठना बैठना भूत प्रेतों में होता ही रहता है। यह सुनकर वहां मौजूद सारे लोग हंसने लगे। तभी भानु बोली, ये बात आपको कैसे पता? यह सुनकर अब गाड़ी में पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका था। तभी विराट बोला, अच्छा तो आपका भूत प्रेतों में उठना बैठना लगा रहता है, तो चलो हमें भी थोड़ा उनके बारे में बता दो। यह सुनकर भानु के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और वह बोली, बताना, क्या तुम खुद ही उस दुनिया को महसूस कर सकते हो? बोलो, तैयार हो? यह सुनकर विराट कुछ कहता, उससे पहले ही शिखा बोली, बंद करो ये सब, ये रास्ता वैसे ही सही नहीं है और ऊपर से तुम लोग इस तरह की बातें किए जा रहे हो। हम जिस दुनिया में हैं उस दुनिया में ठीक है भानु, तुम्हें हमारी मदद चाहिए, वह हम कर रहे हैं, लेकिन प्लीज अब तुम मुंह बंद करके बैठो और प्लीज विराट तुम भी शांत रहो। इन सब के बाद कोई कुछ ना बोला और गाड़ी में एकदम से शांति पसर गई थी। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद दीपक बोला, वैसे भानु यह रास्ता तो काफी ज्यादा लंबा है, तुम इस रास्ते पर आगे कहां उतरोगी? ये सुनकर भानु बोली, मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना, बस यही थोड़ा आगे उतार देना। ये सुनकर उनमें से कोई कुछ ना बोला और कुछ देर बाद भानु बोली, बस यहीं रोक दो, यही मेरा घर है। ये सुनकर विराट ने गाड़ी रोकी और जब उसने बाहर देखा तो उसे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि यहाँ आसपास का पूरा एरिया हांटेड था और यहाँ पर कोई रहता भी नहीं था। तो ऐसे में भानु वहां उतरकर क्या करती? यही सब सोचकर उसने भानु से पूछा, इस सुनसान रास्ते पर तो कोई घर भी नहीं है, तुम यहाँ उतरकर क्या करोगी? यह सुनकर भानु बोली, असल में यही मेरा घर है और मुझे खुशी है कि तुम लोग भी मेरे घर तक आए।
चलो गाड़ी से उतरकर मेरे घर के अंदर चलो। यह सुनकर वह सारे लोग हैरानी से आसपास देखने लगे। वहां दूर दूर तक जंगल के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। यह देखकर शिखा को अब थोड़ा डर लगने लगा था, इसलिए वह बोली, तुम मजाक अच्छा कर लेती हो भानु, यहां तो कोई घर ही नहीं है। यह सुनकर भानु के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई और इसी के साथ ही वह गाड़ी में से गायब हो गई। ये देखकर शिखा की तो चीख ही निकल पड़ी थी, लेकिन फिर अगले ही पल विराट बोला, इसका मतलब इस हाईवे के बारे में जो कहा जाता है सब सच है। यह सुनकर दीपक बोला, फिलहाल इस बारे में सोचने का समय नहीं है विराट, अभी के अभी यहां से निकलो, कहीं वह दोबारा ना आ जाए। यह सुनकर विराट ने हिम्मत बटोरी और फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। अभी जो हुआ उन सब के बाद गाड़ी में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सच था या सपना। उस जगह से थोड़ा आगे निकलकर सब लोगों ने राहत की सांस ली। फिर तभी शिखा बोली, इस रास्ते से आना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मैंने पहले ही कहा था कि दिन के समय चलते हैं, लेकिन नहीं, इन्हें तो पैसे बचाने थे। एक रात और रह लेते वहां पर तो क्या हो जाता। यह सुनकर विराट कुछ ना बोला, क्योंकि एक हिसाब से वह सही तो कह रही थी, क्योंकि अगर यहां पर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती तो उन सब की जान जा सकती थी। इसलिए उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे तो यह सब हमेशा से एक मजाक लगता था, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि यह सब हमारे मन का वहम नहीं है। ये भले ही हमें दिखे ना, लेकिन होते जरूर हैं। एक बार यहां से निकल जाए तो उसके बाद यह रास्ता दोबारा नहीं लेंगे, फिर चाहे रात हो या दिन। इस पर उनमें से कोई कुछ ना बोला, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उनके साथ जो हुआ उसकी वजह से वह सारे के सारे ही डरे हुए थे। उन सबको उस रास्ते पर चलते हुए काफी समय हो चुका था, लेकिन अभी तक कोई मोड़ नहीं आया था, और यहां तक कि उन्हें वह रास्ता भी थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। लेकिन उन लोगों ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी अचानक विराट ने गाड़ी रोकी और हैरानी से कहा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस रास्ते पर पहले भी आ चुका हूं। मैंने उस लड़की भानु के मिलने से पहले एक कैन सड़क पर फेंका था, और ये सामने वही कैन है। यह सुनकर शिखा बोली, वो दुनिया का एक ही कैन नहीं था। तुम जल्दी जल्दी गाड़ी चलाकर इस रूट से निकलो, ये जगह सही नहीं है। इसके आगे विराट कुछ ना बोला, क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। इसलिए उसने गाड़ी दोबारा से चलानी शुरू की। वे लोग कुछ आगे गए ही थे कि तभी अचानक भानु गाड़ी के आगे आ गई। उसे वहां देखकर वह सारे काफी ज्यादा घबरा गए और विराट ने गाड़ी रोक दी। वे सारे सांसें थामे आगे की तरफ देखने लगे। तभी भानु विराट की खिड़की के पास आई और उसे देखने लगी। ये सब देखकर विराट काफी ज्यादा घबरा गया था कि तभी उसे रथु की आवाज आई, विराट क्या कर रहा है, जल्दी गाड़ी भगा। ये सुनकर विराट ने जैसे तैसे खुद पर नियंत्रण किया और फिर गाड़ी चलानी शुरू कर दी। वे लोग वहां से तेजी से निकल गए, और अब वह लोग इतने आगे आ गए थे कि उन्हें भानु नजर नहीं आ रही थी। यह देखकर उन सब ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी अचानक भानु शिखा और रथु के बीच में आ गई। ये देखकर उन दोनों की डर के मारे चीख निकल पड़ी। तभी भानु चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए बोली, तुम लोगों को क्या लगा था कि मैं तुम लोगों के पीछे नहीं आ सकती? तुम लोग मेरे जाल में फंस चुके हो, तो अब तुम लोग इतनी आसानी से यहां से नहीं निकल सकते। ये सुनकर दीपक बोला, देखिए मैडम, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हम आपको जानते हैं। आप हमें छोड़ दीजिए। आप कहेंगी तो हम यहां दोबारा कभी नहीं आएंगे। ये सुनकर भानु बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उन सबको पता था कि अब फालतू में हाथ पैर मारने का फायदा तो है नहीं, इसलिए इसकी बात मानने में ही भलाई है। इसलिए वे सारे मान गए। तब भानु बोली, तुम लोगों को बहुत शौक है ना किसी के भी इलाके में जाने का, इसलिए चलो, अब मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलती हूं। अगर तुम उसमें जीत जाते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुम नहीं जीत पाए तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। बताओ, मंजूर है? यह सुनकर दीपक विराट से धीरे से बोला,
मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी बात माननी चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसकी बात मानी तो यह हमें अपने जाल में फंसाकर पूरी जिंदगी हमारे साथ ही रहेगी। ये सुनकर विराट बोला, और अगर हमने अभी इसकी बात नहीं मानी तो यह हमें यहाँ से निकलने नहीं देगी। यह सुनकर दीपक बोला, मुझे नहीं लगता कि यह सड़क ज्यादा लंबी रह गई है, हमें निरंतर चलना होगा तो हम पहुंच ही जाएंगे, इसको यहीं छोड़ो। उनकी यह बातें भानु ने सुन ली थी, इसलिए वह बोली, अगर तुम लोगों को यह लगता है कि मैं तुम लोगों का पीछा इतनी आसानी से छोड़ दूंगी तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। तुम लोग मेरे चक्रव्यूह में फंस चुके हो और मैं तुम्हें अब इतनी आसानी से निकलने नहीं दूंगी, और ना ही तुम निकल सकते हो। अगर तुम चाहो तो कोशिश करके देख सकते हो। यह बोलकर भानु वहां से गायब हो गई। यह देखकर विराट ने तेजी से गाड़ी आगे की ओर बढ़ा दी और अब बिना रुके तेजी से आगे बढ़ने लगा। इस दौरान उन सभी के चेहरे पर घबराहट के भाव साफ देखे जा सकते थे, लेकिन वे किसी से कुछ न बोलते हुए चुपचाप आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद वह लोग दोबारा से उसी जगह पर आ चुके थे जहां पर वे लोग भानु से मिले थे। वे सारे हैरानी से उस जगह को देख रहे थे कि तभी अचानक उनकी गाड़ी के आगे भानु आ गई। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, जो कि लाइट सीधा चेहरे पर पड़ने की वजह से साफ देखी जा सकती थी। उसे इस तरह से देखकर शिखा रोते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि हम यहां से निकल पाएंगे, हमें उसकी बात माननी ही पड़ेगी। यह सुनकर विराट और दीपक दोबारा से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और फिर उसके बाद विराट ने दोबारा से गाड़ी चलानी शुरू कर दी। जब वह गाड़ी भानु के एकदम पास आई तो भानु वहां से गायब हो गई। उन सबको पता लग चुका था कि आगे क्या होने वाला है। उनकी गाड़ी दोबारा से यही आने वाली है, और ऐसा ही हुआ। इन सब की वजह से वे चारों मानसिक रूप से इतने टूट चुके थे कि अब उन्होंने भानु की बात मानने की ही सोची, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन लोगों की मन की बात शायद भानु ने भांप ली थी, इसीलिए वह अगले ही पल उनकी गाड़ी में आ गई और बोली, तुम इंसानों की यही बात मुझे काफी पसंद है। तुम लोग विषम से विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते, जबकि तुम्हें पता है कि तुम कुछ चीजों से जीत नहीं सकते। ये सुनकर दीपक बोला, हमें पता है यह बात, अब आप यह बताइए कि आप हमसे क्या चाहती हो। ये सुनकर भानु बोली, ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें मेरे पीछे पीछे कुछ मंत्र दोहराने पड़ेंगे, और अगर तुमने वह सही सही पढ़ लिए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। यह सुनकर वे सारे मान गए और फिर भानु ने मंत्र बोलने शुरू किया। वह काफी अजीब मंत्र थे, जिन्हें ढंग से बोला जाना काफी मुश्किल था, लेकिन जब सिर के ऊपर तलवार लटक रही होती है तो इंसान सारे काम कर लेता है। यही इन चारों के साथ ही हो रहा है। इन्हें थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर इन्होंने वह मंत्र बोल ही दिए। इन चारों को लगा था यह करने से उनकी मुसीबत हल हो जाएगी, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि अगले ही पल वहां पर अजीब सी रोशनी हुई। वह रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि आंखें खोले रखना भी काफी मुश्किल था, इसलिए उन चारों ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। जब उन सब ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने पाया कि वह लोग जंगल में थे और सुबह होने वाली थी। यह देखकर उन सबको काफी ज्यादा हैरानी हुई। तभी शिखा बोली, क्या जो हमारे साथ हुआ था वह सपना था? तभी दीपक कुछ सोचते हुए बोला, मुझे लगता है कि भानु ने हमें छोड़ दिया, क्योंकि हमने सही मंत्र पढ़ लिए थे। चलो अच्छा है, इस मुसीबत से पीछा छूटा, लेकिन अब यह बात याद रखो कि हम इस रास्ते पर अब दोबारा नहीं आएंगे, और यहाँ का तो क्या, कहीं का भी रात का सफर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। सब लोगों को यह बात सही लगी और फिर वह सारे लोग अब दोबारा आगे बढ़ गए। गोवा जाकर इन चारों ने काफी मस्ती की और फिर उसके बाद एक आध दिन वहां रुककर ये लोग वापस आने के लिए निकल पड़े। अब चूंकि उस रात उनके साथ काफी कुछ हो गया था, इस वजह से यह लोग दिन में ही निकल पड़े थे। यह लोग सुबह जल्दी निकल गए थे, इसलिए शिखा और रथु पीछे सो गए। रथु आराम से सो ही रही थी कि तभी अचानक उसे किसी ने एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। नींद खुलते ही जब उसने हैरानी से आसपास देखा तो उसने पाया कि उसके पास जहां पर शिखा बैठी हुई थी, अब वहां पर शिखा नहीं बल्कि सफेद चेहरे वाली एक भयानक औरत बैठी हुई थी।
उसे देखकर आर्थू काफी ज्यादा घबरा गई और वह उससे डरते हुए दरवाजे की तरफ जा चिपकी। वह भयानक औरत अपना भयानक सफेद चेहरा उसके चेहरे के एकदम पास लाई और फिर एक बहुत ही क्रीपी स्माइल उसे दी। इन सब से आर्थू काफी ज्यादा घबरा गई और अब इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उस भयानक औरत ने रथु को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। अब इसे संयोग कहें या रथु की बुरी किस्मत, रथु के पीछे मौजूद वह गाड़ी का दरवाजा खुला था और अचानक से धक्का लगने से रथु पीछे की तरफ सड़क पर जा गिरी। ऐसा होते ही रथु के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और उनकी गाड़ी कुछ आगे चलकर रुक गई। रथु चलती गाड़ी से कमर के बल गिरी थी, जिसके कारण उसकी कमर में काफी दर्द हो रहा था। गाड़ी के रुकते ही गाड़ी में मौजूद उसके सारे साथी बाहर आए और उसे संभालने लगे। तभी शिखा ने उससे पूछा कि आखिर वह ऐसे गिरी कैसे। रथु के कमर में काफी दर्द हो रहा था, इसलिए वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। उन सब लोगों ने उसे उठाया और उसे लेकर सीधे अस्पताल गए। उस समय गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज नहीं थी, जिसकी वजह से रथु को ज्यादा चोटें नहीं आई थी। हाँ, लेकिन उसे इतनी तो लगी थी कि वह कुछ दिनों तक बिस्तर पर आराम करे। रथु की हालत फिलहाल ऐसी थी कि वह सफर नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से उन्होंने एक रात वहीं रुकने का सोचा। डॉक्टर ने रथु को दर्द के लिए एक इंजेक्शन दे दिया था, जिसकी वजह से उसे अब राहत थी। इसलिए मौका देखकर सबने उससे पूछा कि आखिर वह अचानक से ऐसे ही कैसे गिरी। तब रथु बोली, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन मुझे एक अजीब सी औरत ने धक्का दिया था। यह सुनकर सब लोगों को काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि उसके पास तो शिखा बैठी थी और सब लोगों ने उसे बताया कि शिखा ने उसे धक्का नहीं दिया, बल्कि वह तो सो रही थी जब वह ऐसे गिरी। तब रथु ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ था। तब उन सब लोगों ने यही कहा कि किसी तरह से शायद गाड़ी का दरवाजा खुला रह गया होगा और इस भयानक सपने के कारण वह नीचे गिर गई होगी। रथु को भी यही लगा कि शायद यही बात होगी, इसलिए वह भी इस बारे में भूलने की कोशिश करने लगी और फिर अगले ही दिन वह लोग वहां से घर आने के लिए निकल पड़े। वापस आकर सारे लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए, लेकिन चूंकि रथु के कमर में चोट आई थी, इस वजह से उसने ऑफिस से 2-4 दिन की और छुट्टी ले ली थी। दीपक के ऑफिस जाने के बाद रथु वहां पर बिल्कुल अकेली रहती थी, इसलिए वह मोबाइल देखने में अपना समय निकालती थी। इसी दौरान एक दिन जब वह मोबाइल पर एक हॉरर मूवी देख रही थी, इसी दौरान उस कमरे की लाइट अजीब तरह से जलने बुझने लगी। ये देखकर रथु अपनी जगह से उठी और जाकर लाइट बंद कर दी। इन सब से रथु को काफी डर लग रहा था, लेकिन वह फिर भी जैसे तैसे शांत बनी हुई थी। लाइट बंद करके जब वह वापस अपनी जगह पर आई तो अचानक से अपनी ही जगह पर जड़ हो गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह हैरानी से अपने मोबाइल की तरफ देख रही थी, जिसमें एक हॉरर मूवी चल रही थी। उसने देखा कि उसके मोबाइल के अंदर से एक भयानक हाथ बाहर निकल रहा था। इन सब से रथु इतनी ज्यादा घबरा गई कि डर के मारे उसकी चीख निकल पड़ी और वह वहां से बाहर की तरफ भागी। आर्थू भागकर कमरे की चौखट तक ही आई होगी कि तभी अचानक किसी ने पीछे से उसका पैर पकड़ लिया और वह मुंह के बल नीचे गिर पड़ी। मुंह के बल गिरने के कारण उसकी नाक फूट गई थी, जिसकी वजह से नाक से काफी ज्यादा खून आने लगा था। लेकिन फिलहाल उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था, इसलिए उसने दोबारा से उठकर भागने की कोशिश की। लेकिन वह जो कोई भी था, उसने उसके पैर काफी मजबूती से पकड़ लिए थे, जिस वजह से वह वहां से भाग नहीं पा रही थी। ये सब देखकर रथु दोबारा से चीखने लगी। इसी समय दीपक ऑफिस से वापस आ रहा था। वह दरवाजे पर ही खड़ा था कि तभी उसे अंदर से रथु के चीखने की आवाज आई। यह सुनकर दीपक काफी ज्यादा घबरा गया और उसने जल्दी से अपने पास मौजूद चाबी से घर का दरवाजा खोला और घर के अंदर आया। अंदर जाकर उसने देखा कि रथु बेडरूम के दरवाजे पर खून से लथपथ पड़े रो रही है। उसे ऐसे देखकर दीपक काफी ज्यादा घबरा गया और दौड़कर उसके पास गया और उसे संभालते हुए पूछा, क्या हुआ रथु, तुम ऐसे चीखी क्यों? दीपक को अपने सामने देखकर रथु की जान में जान आई और वह उसके सीने से जा लगी और बोली, मेरे मोबाइल में से एक डरावना हाथ बाहर निकल रहा था। उसने मुझे पकड़कर गिराया। देखो,
इस वजह से मेरे मुंह पर कितनी चोटें आई हैं। सच में रथु के चेहरे पर काफी चोटें आई थी, इसलिए उसने उसे उठाया और डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और उसी दिन उसे घर भेज दिया। आरथू घर तो आ गई थी, लेकिन वह काफी ज्यादा डरी हुई थी। वह इतना ज्यादा डर गई थी कि बिल्कुल अकेले नहीं रहना चाहती थी। इसकी वजह से दीपक को अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। आरथू की हालत ऐसी थी कि उसे देखभाल की जरूरत थी और फिलहाल दीपक भी ऑफिस से ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए आरथू को उसकी मां के घर भेज दिया जाए। उसने इस बारे में रथु से बात की तो वह भी इसके लिए मान गई। असल में वह काफी ज्यादा डर चुकी थी, इस वजह से यहां रहना नहीं चाहती थी। खैर, अगले ही दिन दीपक उसे उसकी मां के घर छोड़ा आया और फिर वापस आ गया। उसी रात सबसे बात करने के बाद दीपक सो गया, लेकिन जैसे ही वह सोया तो उसे लगा जैसे कि कोई उसकी छाती पर बैठा हो। यह फीलिंग दीपक के लिए इतनी ज्यादा भयानक थी कि वह डर के मारे उठ बैठा। उसने जब आसपास देखा तो उसने पाया कि वहां पर कोई भी नहीं था। रथु ने उसे जो कुछ बताया था उसकी वजह से उसे लगा कि हो सकता है कि उसे वहम हो रहा हो, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए दोबारा सोने की कोशिश की। लेकिन जब दोबारा सोने के लिए उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे दोबारा से यही सब महसूस हुआ। वह हैरानी से आसपास देख रहा था, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। फिर उसने दोबारा से सोने की कोशिश की, लेकिन इस बार जैसे ही वह लेटा उसकी नजर छत पर गई, जहां पर एक भयानक काला साया किसी छिपकली की तरह रेंग रहा था। ये भयानक मंजर देखकर दीपक काफी ज्यादा घबरा गया और वहां से उठकर बाहर की ओर भागने लगा, लेकिन तभी वह साया उछलकर दरवाजे के पास आ गया और अब वह दीपक को ही घूर रहा था। उसकी भयानक पीली चमकती आंखें दीपक को ही घूर रही थी और अगले ही पल उसने दीपक के ऊपर झपट्टा मारा। दीपक वहीं गिर पड़ा और अब वह भयानक साया दीपक के ऊपर आकर उसे चाटने लगा। दीपक ने उसे अपने ऊपर से हटाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह काफी भारी था। हर गुजरते समय के साथ उसका भार पहले से ज्यादा बढ़ने लगा था, जिसके कारण दीपक को अब सांस लेने में भी काफी कठिनाई हो रही थी और अब तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा भी छाने लगा था। लेकिन अब इससे पहले कि वह बेहोश होता, उसका मोबाइल बजने लगा। जैसे ही वह फोन बजा, वह साया वहां से गायब हो गया। ये सब देखकर दीपक काफी ज्यादा हैरान रह गया था, लेकिन उसने तेजी से जाकर पहले अपना मोबाइल देखा तो उसने पाया कि वह फोन रथु का था। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से रथु की आवाज आई, हेलो दीपक, तुम ठीक तो हो ना? मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए इतनी रात में तुम्हें फोन कर लिया। यह सुनकर दीपक बोला, फिलहाल तो मैं ठीक हूं, लेकिन अगर तुम्हारा फोन नहीं आता तो मैं ठीक नहीं रहता। तुम सही कह रही थी, इस घर में कोई है, उसने अभी मेरे ऊपर भी हमला किया। यह सुनकर रथु काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, वह जगह ठीक नहीं है, प्लीज तुम वहां मत रुको। तुम एक काम करो, विराट के घर चले जाओ, मैं भी कल सुबह वहीं आ जाऊंगी। दीपक को भी ये बात ठीक लगी और वह विराट के घर जाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन अब उसे अकेले जाने में थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए उसने अपनी गाड़ी वहीं छोड़ी और कैब से विराट के घर जाने लगा। हालांकि रात के समय उसे ज्यादा पैसे देने पड़े, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। लगभग आधे एक घंटे बाद दीपक विराट के घर आ गया था। उसने जब उसके घर की घंटी बजाई तो विराट ने दरवाजा खोला। जब विराट ने दरवाजा खोला तो दीपक ने पाया कि विराट के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। ये देखकर उसने उससे पूछा, अरे विराट, ये तेरे सिर पर चोट कैसे लगी? विराट बोला, अंदर आ यार, तुझे बताता हूं। इसके बाद दीपक अंदर आ गया। तब विराट बोला, यार क्या बताऊं, मैं ऑफिस से घर आ रहा था, फिर तभी मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरी गर्दन पर काट रहा हो। मैंने हाथ लगाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीज पहले से ज्यादा होने लगी। बस इन्हीं सब में गाड़ी ठुक गई। वो तो शुक्र है कि मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, वरना तो पता नहीं क्या होता। वैसे तू इतनी रात में यहां क्या कर रहा है? ये सुनकर दीपक ने उसे सारी बात बताई और कहा, मेरे और रथु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था,
तो मुझे नहीं लगता कि ये सब सिर्फ सपना या हमारा वहम है। ये सुनकर विराट बोला, लेकिन यह सब कैसे पॉसिबल है? और अगर ऐसा है भी तो भी किसी दूसरे के दखल देने की वजह से वह चीज गायब कैसे हो जाती है? क्या वह इतनी शक्तिशाली नहीं है कि किसी के सामने वार कर सके? ये सुनकर दीपक बोला, काशेड़ी घाट पर जो हुआ, अगर वह सब पॉसिबल है तो यह भी जरूर हो सकता है। और अभी इस बारे में सोचने का नहीं, बल्कि इसके बारे में कुछ करने का समय है। हम जैसे तैसे यह रात काटते हैं, उसके बाद कल देखते हैं कि क्या करना है। इस पर विराट अब जैसे ही कुछ बोलता, अंदर से शिखा के चीखने की आवाज आई। वह आवाज सुनकर वे दोनों जल्दी से कमरे की तरफ आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि शिखा हवा में तैर रही थी, लेकिन जैसे ही विराट और दीपक कमरे में आए, शिखा नीचे आ गिरी। शिखा ऊपर से बिस्तर के ऊपर ही गिरी थी, जिसकी वजह से उसे खास चोट तो नहीं आई, लेकिन वह काफी ज्यादा डरी हुई थी। उन तीनों ने डरते हुए जैसे तैसे हुए रात काटी। अगली सुबह वे तीनों पास वाले मंदिर में गए और वहां के पुजारी को सारी बात बताई। ये सुनकर वह पुजारी बोला, तुम तीनों के ऊपर शायद उस हाईवे की उसी शक्ति का प्रकोप है, और जब तक उसे वह ना मिल जाए वह तुम्हें छोड़ेगी नहीं। यह सुनकर दीपक बोला, लेकिन यह कैसे हो सकता है? क्योंकि उस चुड़ैल या जो भी वो है, उसने हमसे कहा था कि अगर हम उसके बोले मंत्र बोल लेते हैं तो वह हमारा पीछा छोड़ देगी। फिर वह कैसे आ सकती है? ये सुनकर वह पंडित बोले, तुम लोगों को ये क्यों लगता है कि ऐसी तामसिक शक्तियां अपना वादा निभाएंगी? कोई भी शक्ति तुम्हें अगर अपने पीछे किसी तरह का मंत्र बोलने के लिए कहती है तो समझ लो वह तुमसे किसी खास मकसद के लिए ऐसा करने को कहती है। ऐसा करने के बाद वह तामसिक शक्ति तुम्हारे पास साथ आ गई और उसने तुम्हारे साथ ये खेल खेलना शुरू कर दिया। लेकिन वह जो भी शक्ति है, उसका इरादा तुम्हें मारने का नहीं बल्कि डराने का है। तभी अब तक तुम में से किसी को भी खास चोटें नहीं आई हैं। ये सुनकर विराट बोला, तो इसका मतलब हमें डरना नहीं है, लेकिन यह तो संभव नहीं है। और अगर मान लो कि हम ऐसा कर भी लें, तब भी हम इस चुड़ैल के साथ पूरी जिंदगी तो नहीं रह सकते। अगर कोई ऐसा शख्स आपकी नजर में हो जो इसे भगा सकता है तो प्लीज हमें बता दीजिए। ये सुनकर वह पंडित बोला, अंबाला में मेरी पहचान के एक बाबा हैं, तो जो इस तरह की बाधा उतारते हैं, मैं उनका पता आपको दे देता हूं। आप लोग जाकर उनसे मिल लो। लेकिन हां, ध्यान रखना, उस दिन जितने भी लोग तुम लोगों के साथ थे उन सभी को लेकर जाना, नहीं तो वह तामसिक शक्ति उसी के पास रह जाएगी और उतारा पूरा नहीं हो पाएगा। इसके लिए वे तीनों मान गए और फिर घर आकर रथु को ये बात बताई। यहां समस्या ये थी कि अभी विराट की एक जरूरी मीटिंग होने वाली थी, जिसकी वजह से विराट छुट्टी लेना नहीं चाहता था। इसलिए उसने सोचा कि मीटिंग होने के बाद चले जाएगा और बस अब उन्हें कुछ दिनों तक उस तामसिक शक्ति से खुद को बचाना था। इसलिए वे लोग अब अकेले जितना कम हो सकता था उतना कम रहते थे। इन्हीं सब के दौरान आर्थू भी उनके पास आ चुकी थी और अब वे सारे इस इंतजार में थे कि कब उन बाबा के पास जाएं। इन्हीं सब के दौरान विराट की जब मीटिंग थी, तब विराट मीटिंग रूम में मीटिंग की तैयारी कर रहा था। ठीक इसी दौरान कमरे की खिड़की पर से ठक ठक की आवाज आई। उस खिड़की पर पर्दा लगा हुआ था। जैसे ही विराट ने वहां आकर पर्दा हटाया तो उसे खिड़की पर लाल आंखों वाला काला साया दिखाई दिया। उसे देखकर विराट डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी वह भयानक साया उस खिड़की में से निकलकर बाहर आने लगा। यह देखकर विराट काफी ज्यादा घबरा गया और वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। वह भागते हुए कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसने पाया कि दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। विराट ने घबराते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश पहले से ज्यादा से तेज कर दी, क्योंकि वह साया अब उसकी ओर ही बढ़ रहा था। लेकिन वह दरवाजा खुला ही नहीं और फिर अगले ही पल वह भयानक साया उसके शरीर में जा घुसा और इसके बाद विराट का अपने शरीर पर नियंत्रण हट गया। वो वहां से उठकर घर आने लगा। उसके सीनियर ने जब उसे रोका तो उसने उनकी भी नहीं सुनी और वह उन सबको नजरअंदाज करते हुए चला गया। विराट वहां से सीधे घर आया और आकर अब वह सबके आने का इंतजार करने लगा। शाम को जब सारे लोग घर आए
तब विराट को वहां देखकर उन्हें ज्यादा कोई हैरानी नहीं हुई। उन्हें लगा कि हो सकता है कि यह पहले आ गया हो। उन सब ने विराट से पूछा कि उसकी मीटिंग कैसे हुई, लेकिन विराट ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर शिखा बोली, चलो अच्छा है, तुम्हारी मीटिंग खत्म हुई, अब हम लोग उन बाबा के पास जा सकते हैं। तभी विराट बोला, मेरी मीटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली है, इसलिए एक काम करो, तुम लोग जाकर आ जाओ। तब दीपक बोला, तुम्हें पता है ना कि हम चारों को साथ में ही जाना पड़ेगा। अगर हम में से कोई एक भी नहीं गया तो फिर वह भयानक चीज हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इस पर विराट बोला, बात तो ठीक है, लेकिन हम काम भी नहीं छोड़ सकते। एक काम करते हैं, थोड़े दिनों बाद जाते हैं। यह लोग इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए वह मान गए। अब हर रोज ही सबके जाने के बाद विराट घर आ जाता, जिससे सबको लगता कि वह काम पर जा रहा है। लेकिन एक दिन जब शिखा घर पर आ रही थी, तब उसे रास्ते में विराट के ऑफिस में काम करने वाले मिश्रा जी मिले। उन्होंने शिखा को विराट के साथ एक ऑफिस की पार्टी में देखा था, जिसकी वजह से वह उसे जानते थे, और उसके मिलते ही औपचारिक बातचीत के बाद वह उससे बोले, क्या बात है भाभी जी, आजकल विराट काम पर नहीं आता, वह किसी का फोन भी नहीं उठा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ऑफिस में भी बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था, और उसके बाद वह दोपहर में ही ऑफिस से आ गया, और उसके बाद से तो उसे देखा ही नहीं है। सब ठीक तो है ना? यह सब सुनकर शिखा समझ गई कि हो ना हो विराट उस नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में है, लेकिन यह बात वो उन्हें नहीं बता सकती थी, इसलिए बोली, जी उसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, तब वह काम पर आ जाएगा। इसके बाद वह ज्यादा कुछ न बोलते हुए वहां से चली गई। जब वह घर आई तब तक दीपक और रथु भी घर आ चुके थे, और वह विराट के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। शिखा वहां आई और विराट से इस बारे में पूछा। यह सब सुनकर दीपक और रथु हैरान रह गए, और उन्हें समझ आ चुका था कि विराट उस नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में है। वहीं विराट बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं रोज ऑफिस जा रहा हूं, शायद वही प्रयत्नी रूप बदलकर शिखा के पास आई होगी, या हो सकता है कि यही वो प्रयत्नी हो। तब रथु बोली, इसका पता भी अभी चल जाएगा, चलो अभी के अभी बाबा के पास चलते हैं, हम अभी निकलेंगे तो सुबह तक पहुंच ही जाएंगे। ये सुनकर शिखा बोली, बिल्कुल चलो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वहीं ये सुनकर विराट के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसके शरीर में मौजूद उस साए को खतरे का आभास हो चुका था, इसलिए उसने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी, और वह बिना कुछ बोले वहां से जाने लगा। लेकिन तभी दीपक दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और बोला, यहां से अब कोई बाहर नहीं जाएगा, हम सब साथ में जाएंगे, वह भी बाबा के पास। अब चाहे कुछ हो जाए, ऑफिस में रिपोर्ट करना पड़े या ना करना पड़े, उसे छोड़ो, नौकरी दूसरी मिल जाएगी, लेकिन जान दोबारा नहीं आएगी। ये सुनकर विराट को काफी गुस्सा आया, और उसने दीपक को धक्का दिया और बाहर की तरफ भागने लगा। यह देखकर रथु ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होने लगे, और उन लोगों ने रथु के कहने पर विराट को पकड़ लिया। विराट को पकड़ने के लिए कम से कम 8-10 लोग लगे थे। उन सब लोगों ने मिलकर उसे पकड़ा हुआ था। उसके बावजूद विराट उनकी पकड़ से छूटने की काफी कोशिश कर रहा था। उन लोगों ने मिलकर विराट को कमरे में बंद कर दिया, और फिर अब वह लोग सोचने लगे कि क्या किया जाए, क्योंकि विराट की जो हालत थी वह उन बाबा के पास जाने से रहा, और वे बाबा यहां आएंगे या नहीं यह कह नहीं सकते। यही सब सोचकर वे तीनों परेशान थे कि तभी दीपक बोला, हमें पंडित जी से इस बारे में बात करनी चाहिए, अगर वे बाबा को यहीं बुला ले तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। यही सब सोचकर दीपक पंडित जी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी ने इस बारे में उन बाबा से बात की और उन्हें सारी बात बताई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बाबा यहां आने के लिए मान गए, लेकिन उनके आने में अभी 2 दिन का समय बाकी था। इस वजह से 2 दिन तक विराट को कैसे भी करके संभाल कर रखना था। उन तीनों ने ही अपने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, ताकि इस मुसीबत की घड़ी में सब साथ रह सके। यह बात उन लोगों ने अपने घर वालों को नहीं बताई थी, वरना वे लोग बहुत परेशान होते। अगले दिन तक
18 घंटे से ऊपर का समय हो चुका था और विराट अभी भी उस कमरे के अंदर बंद था। यहां तक कि उसे खाना और पानी भी नहीं दिया गया था। लेकिन उसे हमेशा तो ऐसा नहीं रखा जा सकता, इसलिए उन तीनों ने हिम्मत करके दरवाजा खोलकर उसे खाना पानी देने का सोचा। वे तीनों दरवाजा खोलकर अंदर गए, लेकिन अंदर उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। यह देखकर उन सभी को काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि उस कमरे से बाहर निकलने के लिए कोई खिड़की भी नहीं थी और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। वे तीनों कमरे में उसे ढूंढने लगे, लेकिन विराट उन्हें ना मिला। तभी रथु हैरानी से बोली, ये कहां चला गया? दरवाजा तो बाहर से बंद था। तीनों इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक शिखा के हाथ पर पानी की बूंद गिरी। उसे देखकर शिखा ने जब ऊपर की ओर देखा तो डर के मारे उसकी चीख ही निकल पड़ी, क्योंकि छत के ऊपर विराट छिपकली की तरह चिपका हुआ था और वह भयानक ढंग से मुंह फाड़े उन तीनों की ओर ही देख रहा था। अब इससे पहले कि वे तीनों कुछ कर पाते, विराट एकदम से उनके ऊपर कूदा। उन तीनों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि विराट के हाथ में एक फूलदान था और जैसे ही वह उनके ऊपर कूदा, उसने उन सभी के सिर पर उस फूलदान से वार किया। इसके बाद वे तीनों वहीं बेहोश हो गए। जब उन तीनों को होश आया तो वे अस्पताल में थे। बेहोश होने से पहले विराट के साथ हुई हाथापाई उन सबको याद आई और उन्होंने सबसे पूछा कि विराट कहाँ पर है। तब उनके पड़ोसी ने बताया, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। रात के समय तक भी आपके घर का दरवाजा खुला था और यहाँ तक कि लाइट भी नहीं चल रही थी। इसलिए हम सब ने मिलकर जब आपके घर में आकर देखा तो आप लोग वहां पर बेहोश पड़े हुए थे और विराट वहां नहीं था। ये सुनकर तो उन तीनों के हाथ पांव फूलने लगे थे, क्योंकि बिना विराट के तो उन तीनों को इन सब से छुटकारा नहीं मिलने वाला। उन्होंने कई लोगों से इस बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी को भी विराट के बारे में कुछ नहीं पता था। इन सब के कारण शिखा काफी ज्यादा परेशान हो गई और रोने लगी। तब रथु ने उसे संभाला। वहीं दीपक सबके साथ विराट को ढूंढने लगा। विराट जहां कहीं भी जा सकता था, दीपक ने उसे उन सारी जगह ढूंढा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला। अब तक वह बाबा भी यहां आ चुके थे और पंडित जी उन्हें लेकर उनके घर आ गए। वहां जाकर दीपक ने उन्हें सारी बात बताई। तब वे बाबा बोले, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। वह जो भी तामसिक शक्ति है, उसे पता है कि अभी अगर उसे तुम लोगों से दूर किया तो उसे दोबारा जाना पड़ेगा। वह उस लड़के के साथ ज्यादा समय तक तुमसे दूर नहीं रहेगी, क्योंकि वह एक समय का इंतजार कर रही है। एक निश्चित समय के बाद उसका साया तुम लोगों पर से हटवाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और वह उसी समय का इंतजार कर रही है। यह सुनकर शिखा रोते हुए बोली, बाबा जी, हमारी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी और हमने कभी किसी का भी गलत नहीं किया है, फिर हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? तब वे बाबा बोले, देखो बच्चों, कुछ जगह पर जहां पर एक निश्चित समय पर जाने की मनाही हो, वहां ना ही जाओ तो अच्छा है। तुम लोगों को क्या लगता है कि किसी ने सिर्फ मस्ती मजाक के लिए ही वहां पर जाने के लिए मनाही की होगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन लोगों ने जो भी वहां पर उस समय पर गुजरे हैं, वह सब कुछ झेल चुके हैं जो तुम अभी झेल रहे हो, और ताकि भविष्य में कोई भी वह सब ना झेले, इसलिए उसने सबको आगाह करने के लिए ही यह सब बातें फैलाई है। लेकिन तुम जैसे लोग इसे सिर्फ मजाक ही समझते हो और इन नियमों को तोड़ते हो, जिसका फल तुम्हारे सामने है। और इन सब में अच्छाई बुराई की तो बात ही नहीं आई। अब तुम लोग खुद ही बेवकूफ़ी करोगे तो इसमें तुम्हारी अच्छाई क्या कर लेगी? चलो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तुम्हें इस मुसीबत से खुद ही निकलना पड़ेगा। पहले नंबर पर उस लड़के को ढूंढना पड़ेगा। यह सुनकर दीपक बोला, बाबा जी, उसे मैं हर जगह ढूंढ चुका हूं, लेकिन वह मुझे नहीं मिला। यह सुनकर वह बाबा बोले, तुमने अभी तक जिस भी जगह ढूंढा है वह अपने दोस्त के नजरिए से ढूंढा है, लेकिन अब तुम यह बात समझो कि तुम्हारे दोस्त के ऊपर जिस शक्ति ने कब्जा किया हुआ है, वह उसे अपने हिसाब की किसी जगह पर ले जाएगी, और तुम बताओ कि वह शक्ति कहां जा सकती है? यह सुनकर वे तीनों सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह शक्ति कहां जा सकती है, लेकिन फिर तभी शिखा हैरानी से बोली,
काशेड़ी घाट वाला हाईवे। वह बाबा बोले, बिल्कुल सही, वह उसे काशेड़ी घाट ही लेकर गई होगी, क्योंकि ऐसी शक्तियां जहां से आई होती है वहीं पर लोगों को अपने काबू में करके लेकर जाती हैं, क्योंकि इन जगहों पर इनका असर कुछ समय बाद खत्म हो सकता है। लेकिन उस जगह पर नकारात्मकता इतनी ज्यादा है कि इनका प्रभाव इतनी आसानी से कम नहीं होता। अब कुछ भी मेरे हाथ में नहीं रह गया है, बल्कि तुम लोगों के हाथ में है। मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूं, तुम्हें उस रास्ते पर चलना खुद ही होगा। मैं तुम्हारे साथ चलता, लेकिन मेरे साथ होने से वह तामसिक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आएगी, और हां, वह शक्ति एक समय में एक को ही अपने वश में कर सकती है। इसलिए सोच समझकर कोई कदम उठाना। इस पर वे तीनों मान गए, और फिर उन बाबा से सारी बातें पूछकर और समझकर वे लोग काशेड़ी घाट के लिए निकल पड़े। इस दौरान वे तीनों काफी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन उनके पास यह करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर आज वो लोग विराट को छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ भी जाते हैं तो वह शक्ति उन तीनों से भी बंधी हुई थी, और विराट को खत्म करने के बाद वह उनके पीछे भी जरूर आती। वे लोग दिन को निकले थे और लगातार बिना रुके सफर कर रहे थे, जिस कारण उस हाईवे पर पहुंचते पहुंचते उन्हें दोबारा से रात हो गई थी। यहां मैं आपको बता दूं तो ऐसे रास्तों पर जहां पर नकारात्मकता इतनी ज्यादा हो, वहां पर सिर्फ एक नकारात्मक शक्ति नहीं होती, बल्कि एक से ज्यादा भी होती है कभी कभी, और यह लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे। रात के समय उस वीरान हाईवे पर चलते हुए उन तीनों को काफी ज्यादा डर लग रहा था। वे लोग बिल्कुल सतर्क थे कि कब भानु उनके सामने आ जाए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके सामने अब जो आने वाला है वह भानु नहीं, बल्कि कोई और ही शक्ति है। बीच रास्ते में ही उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, और अब वह उस पंचर टायर के साथ आगे नहीं जा सकते थे। इसलिए अब उन्हें उतरकर गाड़ी का टायर बदलना था। वे तीनों गाड़ी से नीचे उतरे और दीपक टायर बदलने लगा, जबकि आर्थू हाथ में टॉर्च पकड़े हुए थी और शिखा उनके साथ खड़ी थी। कुछ देर बाद दीपक बोला, शिखा, गाड़ी की डिक्की में से एक स्टेपनी ले आओगी? इस पर शिखा ने हाँ कर दिया, क्योंकि वह वहां पर ऐसे ही खड़ी थी और स्टेपनी लाने में कितना ही समय लगेगा। यही सोचकर वह गाड़ी के पीछे आई और डिग्गी खोलकर स्टेपनी निकालने लगी। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि किसी का हाथ उसकी कमर पर है। यह देखकर वह काफी ज्यादा घबरा गई और पीछे मुड़कर देखने ही वाली थी कि अगले ही पल एक दूसरे हाथ ने उसका मुंह पकड़ लिया, और अब इससे पहले कि वह और कोई हरकत कर पाती, वह जो कोई भी था उसे एकदम बिजली की तेजी से खींचकर आसपास मौजूद जंगल की ओर ले गया। रथु और दीपक काफी समय तक शिखा का इंतजार करते रहे। जब वह नहीं आई तो आर्थू बोली, पता नहीं उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है, तुम रुको, मैं लेकर आती हूं। बोलकर राथू जब गाड़ी के पीछे गई तो उसने देखा कि शिखा वहां नहीं थी। यह देखकर वह काफी ज्यादा हैरान रह गई। उसने हैरानी से आसपास देखा, लेकिन उसे शिखा कहीं भी नहीं मिली। वह दीपक से इस बारे में बोलने ही वाली थी कि तभी एक साय ने उसे भी दबोच लिया और उसे लेकर जंगल के उस अंधियारे में गुम सा हो गया। रथु को भी गए काफी समय हो चुका था, लेकिन रथु वापस नहीं आई, और यहां तक कि उनमें से किसी की कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। यह देखकर दीपक अपनी जगह से उठा और गाड़ी के पीछे आया। वहां जाकर उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। यह देखकर दीपक काफी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि पहले तो सिर्फ विराट ही गया था, लेकिन उसकी पत्नी और एक और दोस्त भी गायब है। दीपक उन दोनों को आवाज देने लगा। उसकी आवाज वहां पर गूंजती रही, लेकिन उसे उनमें से किसी की कोई आवाज नहीं आई। यह देखकर दीपक को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वह खुद क्यों नहीं चला गया, और आज इसी की वजह से उसने उन दोनों को भी खो दिया था। वह बिल्कुल हताश हो गया था और वहीं पर घुटनों के बल बैठ गया। दीपक अपने सिर पर हाथ रखते हुए अपने आप को कोस रहा था कि तभी अचानक उसके सामने एक भयानक सा आदमी आकर खड़ा हो गया। उस आदमी की रंगत बर्फ की तरह सफेद थी, जो कि अंधेरे में रहस्यमयी ढंग से चमक रही थी। उसे देखकर दीपक डर के मारे थोड़ा पीछे हट गया। तभी वह आदमी अपना भयानक चेहरा उसके पास लेकर आया और बोला, तुम्हारे साथ जो 2 लड़कियां थीं वह मेरे पास है, और अब वह मेरे पास ही रहेंगी।
अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहां से चले जाओ। ये सुनकर दीपक काफी ज्यादा घबरा गया। वह उन दोनों को इस शैतान के पास नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसे भी पता था कि वो इस शैतान से जीत नहीं सकता। इसलिए वह बोला, देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद यहां कभी नहीं आऊंगा, लेकिन प्लीज उन दोनों को छोड़ दीजिए। अगर आपको चाहिए तो मैं आपके साथ जाने को तैयार हूं। यह सुनकर वह भयानक आदमी बोला, इसी हाईवे पर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और उस समय मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मेरी शादी की बात चल रही थी और मैं अपनी शादी के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन इसी दौरान इसी हाईवे पर मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी आत्मा यहीं की होकर रह गई। मेरी आखिरी इच्छा शादी की थी। अगर मेरी ये इच्छा तुम पूरी कर दो तो मैं तुम्हारे साथियों को छोड़ दूंगा। ये सुनकर दीपक बोला, मैं ये कैसे कर सकता हूं? आप एक भटकते प्रेत हैं और कोई सामान्य लड़की आपसे शादी क्यों करेगी भला? ये सुनकर वह प्रेत बोला, तुम्हें किसने कहा कि मुझे किसी जीवित लड़की से शादी करनी है? तुम्हें इसी योनि में भटक रही किसी कुंवारी लड़की की आत्मा को ढूंढना होगा और उसे मुझसे शादी के लिए मनाना होगा। उसके बाद हम शादी कर लेंगे। लेकिन हां, ध्यान रखना, ये रात पूरी होने से पहले तुम्हें ये काम करना होगा, वरना तुम्हारी दोनों साथी हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहेंगी। और हां, ताकि तुम किसी आत्मा को मेरे लिए ढूंढ पाओ, इसलिए मैं सुबह तक के लिए तुम्हें अपनी शक्ति दूंगा। इससे तुम भटकती रूहों और अन्य शक्तियों को देख पाओगे। इसके बाद वह प्रेत वहां से गायब हो गया और दीपक अब उस हाईवे पर किसी भटकती आत्मा की तलाश करने लगा। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी का टायर बदला और आगे की तरफ बढ़ गया। इस दौरान उसे उसकी गाड़ी के आसपास मौजूद बहुत सी शक्तियां नजर आई, जो कि काफी ज्यादा भयानक लग रही थी। दीपक को काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन रथु और शिखा की जान बचाने के लिए उसे हिम्मत से काम लेना ही पड़ेगा। यही सोचकर दीपक ने भगवान का नाम लिया और कुछ आगे चलकर गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर निकला। उसके बाहर आते ही बहुत सी आत्माओं ने उसे घेर लिया और फिर दीपक हिम्मत इकट्ठी करके बोला, देखिए, मुझे माफ करना कि मैं आपके इलाके में आया हूं, लेकिन मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। ये सुनकर पास में ही मौजूद एक पेड़ पर बैठी एक लड़की की आत्मा हंसते हुए बोली, हम आत्माएं भला तुम्हारी क्या मदद कर सकती हैं? हम तो खुद ऊर्जा के लिए तुम इंसानों पर आश्रित हैं। ये सुनकर दीपक हाथ जोड़ते हुए बोला, एक आदमी की अतृप्त आत्मा ने मेरी पत्नी और बहन को अगवा कर लिया है और अब वह उन्हें तभी छोड़ेगा जब उसकी इच्छा पूरी होगी। वह शादी करना चाहता है और उसके लिए उसे किसी कुंवारी लड़की की आत्मा की तलाश है। अगर आप ऐसी किसी आत्मा को जानती हैं तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये सुनकर वह आत्मा बोली, तुम्हारी मदद करके तुम्हें तुम्हारी पत्नी और बहन मिल जाएंगी और वह अतृप्त आत्मा तृप्त हो जाएगी। मुझे इससे भला क्या लाभ? ये सुनकर दीपक बोला, देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप जो चाहेंगी वह मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मैं आपको मेरे बस में जो होगा वह तो दे ही सकता हूं। ये सुनकर वह आत्मा पेड़ से कूदकर नीचे आई और बोली, तुम मुझे दे सकते हो। देखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और बदले में बस तुम मुझे अपने जीवन का एक दिन दे देना। क्यों, ठीक है ना? ये सुनकर दीपक सोच में पड़ गया, क्योंकि ये प्रेत आत्माएं बहुत चालबाज होती हैं और क्या पता ये बातों ही बातों में कौन सी चाल चल दे। उसे इस तरह से देखकर वह आत्मा बोली, मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं भी बाकियों की तरह छल करूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरा नाम रत्ना है। मैंने एक इंसान से प्यार किया था और उसके साथ शादी करने के लिए घर से अपने शहर से भाग आई थी, लेकिन उसने मेरा इस्तेमाल करने के बाद मुझे यहाँ फेंक दिया। मेरे घर वालों को आज तक पता ही नहीं है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। जिसके लिए मैंने मेरे माता पिता का भरोसा तोड़ा और जिसने मेरी अस्मत के साथ खेला था, मैं तो बस उससे बदला लेना चाहती हूँ। मैं एक भटकती आत्मा हूँ, इस वजह से मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है। अगर मुझे तुम्हारी एक दिन की जीवंत ऊर्जा मिल जाए तो मैं इस जगह से निकलकर उससे बदला ले पाऊंगी। मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने है, या तो मुझ पर भरोसा करके अपने घर वालों को बचा लो या उन्हें भी मेरी ही तरह यहीं भटकने दो। ये सुनकर दीपक बोला,
ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन पहले तुम मेरा काम करोगी, उसके बाद मेरी ऊर्जा लोगी। रत्ना इसके लिए मान गई और बोली, यहाँ से लगभग 2-4 किलोमीटर आगे एक लड़की की आत्मा है, शायद वह तुम्हारे काम आ जाए। चलो मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलती हूँ। इसके बाद दीपक उस आत्मा के साथ आगे बढ़ने लगा। लगभग आधे घंटे बाद वह उस जगह पर आ गए। वहां आकर दीपक ने एक 20-22 साल की लड़की को सड़क पर घूमते हुए देखा। उसे देखकर दीपक काफी घबरा गया था, लेकिन उसके साथ आई उस आत्मा ने उस लड़की की आत्मा से बात की। तब वह आत्मा बोली, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे माता पिता तक मेरा संदेश पहुंचाना पड़ेगा। मैं काम के लिए यहां आई थी और मैंने कुछ जमा पूंजी एक जगह पर छिपा रखी है। तुम्हें वह ले जाकर मेरे माता पिता को देना है। बताओ मंजूर है? दीपक इसके लिए मान गया और फिर वह उस लड़की को लेकर उस आदमी की आत्मा के पास आया। उसे देखकर वह बोला, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। अब मैं जरूर तृप्त हो जाऊंगा। तुम्हारी दोनों साथी यहीं पेड़ के पास बेहोश हैं, उन्हें ले जाओ। बोलकर वह दोनों वहां से गायब हो गए और अब वहां पर दीपक और रत्ना की आत्मा ही थे। उनके जाने के बाद रत्ना बोली, मैंने अपना वादा पूरा किया है, अब तुम भी अपना वादा निभाओ। तब दीपक बोला, रत्ना जी, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मेरी इतनी मदद की, लेकिन मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है। आप जो चाहती हैं वह मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन मेरा एक साथी एक चुड़ैल भानु के वश में यहां आया है। एक बार मैं उसे छुड़वा लूं, फिर आपकी बात मान लूंगा। ये सुनकर रत्ना बोली, तो वह लड़का तुम्हारा साथी है? वैसे तो भानु अपने किसी शिकार को इतनी आसानी से छोड़ती नहीं है, लेकिन अगर तुम यहां आए हो तो सोच समझ कर ही आए होगे। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें उसके पास तक लेकर चल सकती हूं, वह जंगल के अंदर है। दीपक इसके लिए मान गया। उसने बेहोश रथु और शिखा को गाड़ी में डाला और रत्ना के पीछे पीछे आगे बढ़ने लगा। लगभग 1-8 घंटे बाद रत्ना रुक गई और दीपक के पास आकर बोली, हमें यहीं रुकना होगा। भानु उस लड़के को लेकर अंदर गई है, आओ मेरे साथ। ये सुनकर दीपक ने एक नजर रथु और शिखा की ओर देखा और फिर गाड़ी से बाहर आकर रत्ना के साथ जंगल के अंदर जाने लगा। वे दोनों कुछ आगे गए ही होंगे कि तभी अचानक भानु उनके सामने आ गई और बोली, तो तुम यहां आ ही गए, चलो अच्छा है, अब मुझे तुम्हें वहां लेने नहीं जाना पड़ेगा। यह सुनकर दीपक बोला, देखिए मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमें परेशान कर रही हैं। यह सुनकर भानु बोली, हम सभी भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित हैं। तुम जब किसी जीव की हत्या करके उसे खाते हो तब वे भी तुमसे यही पूछना चाहते होंगे, और आज जब तुम पर गाज गिरी तो तुम परेशान हो रहे हो। यह सुनकर रत्ना बोली, माफ करना भानु, लेकिन तुम इन लोगों को अब छोड़ दो। तुम्हें जितनी ऊर्जा चाहिए थी वह तुमने ले ली है, अब तो उसे छोड़ दो। यह सुनकर भानु बोली, तुम एक मामूली भटकती आत्मा हो, इसलिए तुम हमारे बीच में मत बोलो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर रत्ना खामोश हो गई। तभी दीपक बोला, तुम्हें हमसे क्या चाहिए भानु, ये तो बताओ। तब भानु बोली, मैं तुम्हारे साथी को छोड़ दूंगी, बदले में बस तुम्हें मेरे लिए किसी और इंसान को लाना पड़ेगा। यह सुनकर दीपक सोच में पड़ गया, क्योंकि इतनी जल्दी वह और किसको ला सकता था, और किसी और की जान ऐसे जोखिम में डालना भी सही नहीं था। लेकिन अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उसने कहा, तुम उसे छोड़ दो और मुझे अपने साथ ले जाओ। यह सुनकर रत्ना गुस्से में बोली, तुमने मुझसे वादा किया था उसका। रत्ना इससे आगे कुछ कहती, भानु उसकी बात काटते हुए बोली, चुप रहो तुम। हाँ तो दीपक, तुम मेरे साथ आने को तैयार हो? दीपक बोला, हाँ, लेकिन पहले तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो। एक बार वो और मेरी पत्नी और दोस्त यहां से निकल जाएं और वो लोग तुम्हारे बंधन से आजाद हो जाएं, तभी मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। ये सुनकर भानु बोली, ठीक है, मंजूर है। इसके बाद उसने एक पेड़ के पीछे इशारा किया जहां पर विराट बेहोश पड़ा था। उसे देखकर दीपक उसे उठाकर गाड़ी में ले जाने लगा। इस दौरान रत्ना भी उसके साथ चलने लगी। कुछ आगे चलकर रत्ना बोली, तुम इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तब दीपक बोला, हाँ, यह गलती तुमने अपने जीते जी भी की थी, लेकिन यहां पर तुम गलत हो।
तुम जो चाहती हो वह मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई। तुम इस भानु से इतना डर क्यों रही हो? यह भी तो तुम्हारी तरह एक मामूली आत्मा ही है। तब रत्ना बोली, यह तुमसे किसने कहा? यह जंगल और यह पूरा रास्ता असल में शापित है। तभी यहां पर जिसकी भी मौत होती है उसकी आत्मा यहीं पर कैद हो जाती है, और इस जगह को शापित करने में किसी और का नहीं, भानु का हाथ है। भानु कोई आत्मा नहीं है, वह उनसे भी कोई ऊपरी शक्ति है। जब उसे इंसान नहीं मिलते तो वह हम भटकती आत्माओं की ऊर्जा को सोखती है, जिसके कारण वह हमेशा ऊर्जावान रहती है। यह सुनकर दीपक बोला, इसे खत्म करने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना? यह सुनकर रत्ना बोली, हो सकता है, लेकिन हम कह नहीं सकते। इसके चंगुल से बच निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हां, उसकी शक्ति इस जगह पर ज्यादा है। अब इससे पहले कि दीपक कुछ कहता, भानु वहां आ गई और बोली, तुम लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। ये सुनकर दीपक बोला, अगर हम ऐसा कर भी रहे थे तो भी हम तुम्हारा क्या ही बिगाड़ लेते। तुम पता नहीं क्या हो क्या नहीं। यह सुनकर भानु बोली, मैं क्या हूं क्या नहीं ये तुम कभी समझ भी नहीं पाओगे। वैसे अब तो तुम मेरे साथ चल रहे हो ना? यह सुनकर दीपक बोला, पहले इन तीनों को अपने चंगुल से आजाद करो। मुझे पता है तुम इनसे बंधी हुई हो, और जब तक तुम अपना कोई मंत्र नहीं बोलती ये आजाद नहीं होंगे। ये सुनकर भानु बोली, मतलब तुम मेरे बारे में पूरी जानकारी हासिल करके आए हो? चलो कोई बात नहीं, मैं आजाद कर देती हूं। बोलकर भानु कोई मंत्र बोलने लगी। दीपक वह मंत्र बड़े ध्यान से सुन रहा था। कुछ देर बाद वह बोला, यह वह मंत्र नहीं है। यह सुनकर भानु ने उसे घूरा और कहा, तुम्हें कैसे पता कि यह वह मंत्र नहीं है? बोल, मैं रही हूं तो मुझे ज्यादा पता है ना? यह सुनकर दीपक बोला, मैं सब पता करके आया हूं, वह खास मंत्र ऐसा नहीं। अब तुम सही मंत्र बोलोगी, वरना मैं जा रहा हूं। अगर तुम्हें मेरे पीछे आना है तो शौक से आ सकती हो। बोलकर दीपक गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। तभी भानु बोली, अच्छा ठीक है, मैं बोलती हूं। बोलकर वह दोबारा से कोई मंत्र बोलने लगी। ऐसा होते ही विराट को होश आ गया और वह हैरानी से इधर उधर देखने लगा। उसे ठीक देखकर दीपक को काफी ज्यादा खुशी हुई और वह उससे बोला, अच्छा हुआ कि तू ठीक है, अब घर चल। तभी भानु बोली, मैंने अपना वादा पूरा किया, तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दिया, अब तुम भी मेरे साथ चलो। तब दीपक बोला, इसकी हालत सही नहीं है और गाड़ी में वे दोनों भी बेहोश हैं। मैं पहले इनको छोड़कर उसके बाद वापस आऊंगा। यह सुनकर भानु को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह बोली, और तुम वापस आओगे? इसकी क्या गारंटी है? चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं इन सबको यहीं खत्म कर दूंगी। यह सुनकर दीपक कुछ न बोला। अब इससे पहले कि भानु कुछ करती, दीपक ने अपनी जेब में से कोई माला सी निकालकर आगे कर दी। उसे देखकर भानु काफी ज्यादा घबरा गई और उससे दूर हटने लगी। तब दीपक बोला, तूने बिल्कुल सही कहा, मैं वापस बिल्कुल नहीं आने वाला, और अगर तूने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो तू भी यहां भटकती बाकी आत्माओं की तरह एकदम कमजोर हो जाएगी। बोलकर उसने विराट और रत्ना को अपने साथ चलने के लिए कहा। वे लोग तेजी से गाड़ी के अंदर आ गए। तभी रत्ना बोली, यह भानु बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। ये अब ऐसा माया जाल रचेगी कि तुम्हें लगेगा कि तुम एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हो। इसके बाद यह तुमसे सौदा करेगी। यह सुनकर दीपक बोला, यह तो मुझे पता है क्योंकि पहले भी यह कर चुकी है, लेकिन इस बार मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगा। मुझे पता यहां से कैसे चलना है, अब बस मुझे यहां से चलते रहना है, भले ही रास्ता कैसा भी आए। एक बार इस काशेड़ी घाट वाले रास्ते से निकल जाओ तो फिर सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी और इसके बाद तुम मेरे जीवन में से एक दिन ले सकती हो। इस पर कोई कुछ ना बोला और दीपक गाड़ी चलाने लगा। यहां पर जैसे कि उन्होंने सोचा था वही हुआ। इन लोगों को यह भ्रम हो रहा था कि बार बार वही रास्ता आ रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। उन्हें भानु बार बार गाड़ी के पीछे भागती दिखाई देती, लेकिन ये लोग अपना मन पक्का करके बैठे थे। दीपक ने इस ओर ज्यादा ध्यान न देते हुए रास्ते पर ध्यान दिया और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। अब तक रथु और शिखा को भी होश आ चुका था और दीपक ने उन्हें सारी बात बताई।
काशेड़ी की सीमा पर पहुंचकर दीपक रत्ना से बोला, रत्ना, आज तुम्हारी वजह से मैं इन दोनों को बचा पाया। मैं तुम्हारा आभारी हूं। यहां की सीमा से लगभग बाहर आ चुका हूं। अब मुझे नहीं पता यहां से बाहर आने के बाद मैं अपना वादा पूरा कर पाऊंगा या नहीं, इसलिए तुम मेरे जीवन में से एक दिन अभी ले लो। ये सुनकर रत्ना मुस्कुराई और इसी के साथ ही वह गायब हो गई। उसके जाने के बाद उन लोगों ने काशेड़ी घाट की सीमा पार की। काफी समय तक ऐसे ही चलने के बाद आखिरकार वे लोग उस हाईवे से निकल ही गए। वहां से निकलने के बाद दीपक ने फिर वह माला अपने गले में पहन ली। इसी के साथ ही बाकियों को भी वह माला दी। वे लोग वापस घर आ गए और घर आकर उन्होंने सबसे पहले उन बाबा से कोई क्रिया करवाकर यह सुनिश्चित किया कि भानु उन पर दोबारा हमला न कर पाए। इन सब के बाद दीपक उस जगह गया जहां पर उस लड़की ने अपनी जमा पूंजी रखी थी। उसने उसे लिया और उसके माँ बाप को दे दिया। इस बात को आज काफी साल हो चुके हैं। ये दोनों दंपत्ति अब एक एक बच्चों के माता पिता बन चुके हैं। भानु ने उस दिन के बाद उन्हें कभी परेशान तो नहीं किया, लेकिन उस समय हुई इस भयानक घटना की वजह से इन्हें कभी कभी अभी भी वहां के डरावने सपने आते हैं। तो साथियों, इन चारों दोस्तों ने यहां पर जो गलती की वह यही रही कि जब लोगों ने इनको सलाह दी कि भैया आप उस ओर मत जाइए, और वह भी आधी रात के समय। चलो, दिन के समय तो इन तामसिक शक्तियों की ताकत थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन रात के समय में उनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसे में इनसे मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इस दिन के बाद इन्होंने इस चीज को महसूस भी कर लिया और देख भी लिया कि यह चीज वास्तव में इस दुनिया में बिलीव करती है। जैसे हम इंसानों की एक दुनिया है, वैसे ही भूत प्रेतों की भी एक दुनिया होती है। लेकिन उसके बावजूद भी इन दोस्तों की हिम्मत को भी सलाम करना पड़ेगा कि अपने एक दोस्त को उसके हाथों मरता देखकर बाकी के दोस्तों ने उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की और अंत में विराट की जान को यह बचा ही लाए। दीपक अगर वहां पर जाने के बाद हिम्मत हार जाता तो शायद वह एंटिटी इन चारों दोस्तों को एक एक करके खत्म कर देती, लेकिन दीपक ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और लास्ट में रत्ना की आत्मा ने भी इसका काफी साथ दिया। साथियों, उस जगह पर कोई एक आत्मा नहीं भटक रही थी, बल्कि कई सारी आत्माएं ना जाने कितने समय से वहां भटक रही थी और सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं थीं। दरअसल वह आत्माएं तृप्त नहीं हो रही थी, वह सभी अतृप्त आत्माएं थीं। इस सांसारिक जीवन में कई ऐसी चीज थी जो वह छोड़ नहीं पाए। अगर वह उनसे मुक्त हो जाए तो उनका यह शरीर, उनकी आत्मा, सब कुछ मुक्त हो जाए, लेकिन मोह और लगाव की वजह से उनके दुखों का नाश नहीं हो रहा था, क्योंकि लगाव ही दुखों का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप किसी भी वस्तु से लगाव कम कर देंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन से हर तरह का दुख खत्म हो जाएगा। और मेरी यह बात हमेशा अपने दिमाग और जहन में बैठ के रखो कि लगाव ही दुखों का सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपको मौत से डर लगता है ना? और जब किसी की मौत होती है तो आपको बहुत बुरा लगता है ना? अच्छा, तो मैं आपको बता दूं, इस दुनिया की छोड़िए, आप भारत की बात कीजिए तो भारत में रोज लाखों लोगों की मौत होती है और अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि किसकी मौत किस वजह से हो रही है और कौन मर रहा है। पता है क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? क्योंकि उनसे आपका लगाव नहीं है, आपका उनसे संबंध नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ, मृत्यु से किसी को भी डर नहीं लगता, किसी को भी मृत्यु से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो केवल उसके साथ संबंध होने से, उससे लगाव होने से, और जिससे लगाव होता उसकी मौत होने पर ही आपको बुरा लगता है, किसी और की मौत पर आपको बुरा नहीं लगता है। इसका मतलब मौत बुरी चीज नहीं है, लगाव सबसे बुरी चीज है और यही सबसे बड़े दुखों का कारण है। उम्मीद है अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए अब कुछ साथियों का धन्यवाद करते हैं। प्रीति शुक्ला प्रयागराज, रोहित शाक्य नेपाल, रजनीश बलिया, छोटन सिंह भिलाई, नेहा चौहान दिल्ली, सुभाष चौहान दिल्ली, सद्दाम मुंबई धारावी, बीनू सिंह, हरीश कुमार यूपी। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस स्टोरी को तैयार करने में हमारी सहायता की है हमारी टीम मेंबर ममता सहाय ने। चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी पर।